गया स्टार्ट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अपना 12th कॉमर्स, सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है। और कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है अपना बताओ, प्रॉब्लम और पेज नंबर दोनों बताओ मुझे। पेज नंबर 119, प्रॉब्लम नंबर 8। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। पेज नंबर 199 199 नहीं 119 119 यानी 119 हाँ 119 एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है नहीं क्या? एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है 119 और प्रॉब्लम नंबर 8। चलो तो क्लास 12th कॉमर्स, सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, स्टेट बोर्ड का बुक है, पेज नंबर 119 और प्रॉब्लम नंबर एक्सरसाइज में कहा है 8, प्रॉब्लम नंबर 8। चलो पढ़ो। न्यूली स्टार्टेड आर्ट सर्कल है ना, तो नया स्टार्ट हुआ होगा है ना। तो पढ़ते हैं प्रॉब्लम पहले थोड़ा। जीवन ज्योति आर्ट सर्कल, अ न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंसर्न हैज प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। न्यूली कंसर्न बोला है ना, न्यूली इस्टेब्लिश हुआ मतलब क्या? अभी नया नया इस्टेब्लिश हुआ, मतलब उसकी स्थापना अभी अभी हुई है ना, यानी पुराना नहीं है, ओल्ड नहीं है, जस्ट स्टार्ट हुई। तो इसलिए क्या होगा, पिछले साल की कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं होगी, ना पिछले साल की असेट होगी ना पिछले साल की लायबिलिटी होगी, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। तो इंफॉर्मेशन में दिया है अपने को कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है ना। और उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद एडजस्टमेंट पे, और अपन प्रॉब्लम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट पढ़ लेते थोड़ी एक बार फट से। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है पहली एडजस्टमेंट, दूसरा डिप्रेसिएशन है फर्नीचर पे, तीसरी फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फी एंड डोनेशन 50% कैपिटलाइज है बोल रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, अंडरलाइन करो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर पे अंडरलाइन किया, और क्या बनाना है, फॉर द रनिंग 31 मार्च 2000 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट, यानी उसी डेट की बैलेंस शीट भी, यानी अपने को 2 बनाना है। इसमें ओल्ड बैलेंस शीट या ओपनिंग बैलेंस शीट, ओल्ड बोल सकते हैं यानी पिछले साल के एंड की, या चालू साल की शुरुआत मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि अभी न्यूली स्टार्ट हुआ है, न्यूली इस्टेब्लिश हुआ है ये, यानी पिछले साल का कुछ भी नहीं था इसके पास, यानी ये फर्म ही नहीं थी ना, संस्थाच नव्हती ही, तर काय राहणार आहे, काहीच नाही राहणार मागच्या वर्षी। तो इसका काम हो गया होगा, तो इसको हटा देता हूँ अभी, है ना। तो इसको हटा देंगे और रूलिंग करेंगे अपन। कौन सा रूलिंग करेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो उसके पहले क्या करते हैं अपन, नाम लिखते हैं जो भी इंस्टीट्यूट है। तो क्या है, एक बार पढ़ते हैं फिर से। जीवन ज्योति आर्ट सर्कल, नहीं क्या? तो यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, लिखो मेरे साथ आप भी पट। जीवन ज्योति, ज्योति का क्या स्पेलिंग है, JYOTI, ज्योति आर्ट सर्कल, जीवन ज्योति आर्ट सर्कल। हो गया? अब आप बताना, हाँ बराबर। कौन सा अकाउंट बनाएंगे पहले? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाम रहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन होता क्या है कि होता है इधर लेफ्ट हैंड में पहले एक्सपेंडिचर लिखते हैं और राइट हैंड में इनकम लिखते हैं। इसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नीचे लिखते हैं अपन फॉर
the year ending, for the year ending 31st of March 2000, बोलो कितना है, देखो वहाँ पे 18 है ना। रेड पेन से नहीं लिखना, आप एक ही इंक यूज करना क्या। उसके बाद अकाउंट का रोलिंग दो पार्ट में होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को अपन डेबिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं, है ना। इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे अपन एक्सपेंडिचर, नाम के एकदम उल्टा। नाम क्या रहता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं एक्सपेंडिचर और राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, इनकम। यहाँ पे अमाउंट इन रुपीस और क्रेडिट में भी अमाउंट इन रुपीस। इन रुपीस आपने नहीं भी लिखा तो चलता है, हाँ, हो गया। इसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। लिखो आप भी मेरे साथ, बैलेंस शीट। एज ऑन 31st of March 2018, सेम रूलिंग रहेगा इसका भी। यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिफरेंस क्या है, फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं, वहाँ पे लिखते हैं कि फॉर द ईयर एंडिंग एज ऑन लिखते हैं, एज ऑन 31st of March, है ना। और दूसरा डिफरेंस कौन सा है कि इधर लाइबिलिटी लिखते हैं अपन, है ना, और राइट हैंड साइड में लिखते हैं एसेट्स। लेकिन ये अमाउंट इन रुपीज सेम है ना, अमाउंट इन रुपीज, राइट हैंड में भी अमाउंट इन रुपीज। और फिर नेक्स्ट डिफरेंस कौन सा इसमें, जैसे इसकी राइट हैंड साइड होती है, ये होती है डेबिट और लेफ्ट हैंड साइड होती है क्रेडिट, क्योंकि ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट, शोइंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इंस्टीट्यूशन, अपने इंस्टीट्यूट की फाइनेंशियल पोजीशन शो करने वाला स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को अकाउंट नहीं बोलते, इसको स्टेटमेंट बोलते हैं, और ये अकाउंट है। कोई भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है, लेकिन बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होने की वजह से उसकी साइड उल्टी होती है। क्रेडिट साइड जो होती है वो लेफ्ट में रहती है और डेबिट साइड राइट में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो मेरे साथ आप भी एडजस्टमेंट पढ़ो एक एक। फर्स्ट एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन के बारे में है। तो आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 5000। फॉर द ईयर मतलब ये सब इसी साल का रहेगा, क्योंकि अभी इसी साल अपना इस्टेब्लिश हुआ है ये वाला इंस्टीट्यूट, नहीं क्या। तो सब्सक्रिप्शन देखो आप कहाँ पे देखोगे, रिसिप्ट साइड में। समझना चाहिए कि कौन सी साइड रहता पट से, नहीं तो पेमेंट साइड में ऊपर से देखोगे पूरा, उसके बाद इधर आओगे, ऐसा नहीं। समझना चाहिए हर आइटम कहाँ पे रहता है। तो लिखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन। कितना है, टिक कर लो वहाँ पे। एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो भी आइटम आएंगे रिसीव पेमेंट, उसको टिक करते चलेंगे, है ना। यानी वो कंप्लीट हो गया ऐसा समझते हैं। फिर बाद में एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद जब रिसीव पेमेंट पे आते तो टिक दिखा कि इसका मतलब हो गया कि वो आइटम अपना फिनिश हो गया, नहीं तो दो बार एंट्री हो सकती है, फिर प्रॉब्लम होता है रॉन्ग। तो सब्सक्रिप्शन 40,000, आउटस्टैंडिंग कितना है 5000। आउटस्टैंडिंग क्या होगा, प्लस, इसमें प्लस करो आउटस्टैंडिंग 5000। आउटर में कितना जाएगा 45,000। सेकेंड एंट्री आउटस्टैंडिंग इनकम कहाँ पे रहती है, सेकेंड एंट्री असेट में। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू ₹5000, नहीं क्या 5000। नेक्स्ट दिख रहा है क्या बोर्ड पे बराबर, थोड़ा बड़ा लिखूँ नहीं तो मेरी राइटिंग थोड़ी छोटी है। हाँ, शब्द से समझ जाओ, मैं जब बोलता हूँ तो ध्यान दे जाओ, समझ में आ जाएगा। और रही बात आपकी स्पेलिंग की, तो स्पेलिंग यहाँ पे भी होता है, देखो। नेक्स्ट है सेकंड एडजस्टमेंट, डिप्रेसेट फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। तो फर्नीचर क्या है, अपनी असेट
कहाँ पे मिलेगी आपको? पेमेंट साइड में मिलेगी। तो देखो आप फर्नीचर देखो, फर्नीचर कितना है? 12,000 माइनस कितना परसेंट डिप्रेसेशन? 10% डिप्रेसेशन, तो कितना हो जाएगा? 1,200। एक जीरो हटा दो वहाँ से तो 10%, यहाँ पे 10,800। ठीक है, सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी इसकी? डिप्रेसेशन की लॉस है अपना, है ना। तो इधर होती है एक्सपेंडिचर में दूसरी एंट्री, यहाँ पे लिखेंगे अपन डिप्रेसेशन ऑन फर्नीचर, कितना? 1,200। एडजस्टमेंट कंप्लीट सेकंड वाली। अब आते हैं अपन थर्ड वाले एडजस्टमेंट के पास। रुकू या बढ़ू आगे? बढ़ू। फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फी एंड 50% डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज। तो एडमिशन की फुल अमाउंट कैपिटलाइज है बोलते हैं ना, तो यहाँ पे एडमिशन फीस लिख के, क्या एडमिशन फीस माइनस पूरी की पूरी कैपिटलाइज, और बाहर जीरो दिखाने में कोई मतलब नहीं, है ना, पूरी कैपिटलाइज है। लेकिन 50% ऑफ डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज, ये लेकिन दिखाएंगे अपन क्योंकि 50% कैपिटलाइज है। इसका मतलब क्या है कि 50% रेवेन्यू है। मैंने जैसा एग्जांपल दिया था आपको कि आधा ग्लास पानी भरा है, आधा ग्लास पानी भरा है, उसका उल्टा मतलब क्या है? आधा ग्लास खाली है। वैसे ही अगर कैपिटलाइज वो 50% है तो रेवेन्यू 50%, कैपिटलाइज के अपोजिट क्या होगा? रेवेन्यू। तो यहाँ पे लिखो आप डोनेशन, पहले डोनेशन मतलब देनगी, दान। तो मिलता है जो भी नॉट प्रॉफिट कंसर्न जो है, प्रॉफिट उनका मेन मोटो नहीं रहता, है ना। तो सर्विस के लिए आती है, इस्टेब्लिशमेंट होती है, तो इसका जो डोनेशन वगैरह है, सब्सक्रिप्शन वगैरह है, रिसीव्ड होता है, वो हमेशा इनकम रहता है उनका। तो बोलो कितना है डोनेशन? हाँ 18,000, 18,000। कितना है इसका कैपिटलाइज? तो माइनस 50% करेंगे अपन कैपिटलाइज, कैपिटलाइज्ड। तो कितना? 9,000। आउटर में भी कितना जाएगा? 9,000। जो आउटर में गया वो रेवेन्यू नेचर का गया, है ना। और ये अब इसमें देखो कि ये न्यूली स्टार्ट हुआ है, ये यानी यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फंड तो होगा नहीं, लेकिन कभी कभी अपन कैश जो रहती है इंट्रोड्यूस किए, जैसे कैश इतनी लाई, तो वो कैश अपन ओपनिंग कैपिटल बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैश का बैलेंस भी नहीं है, रिसिप्ट में देखो कैश है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फंड लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे अपन कि कैपिटलाइज्ड डोनेशन। क्या लिखेंगे? कैपिटलाइज्ड डोनेशन। कितना? 9,000। और दूसरा फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फी भी कैपिटलाइज है, जो भी एडमिशन फीस है, यानी उसके जो मेंबर होंगे, तो मेंबर लोगों ने क्या किया होगा? एडमिशन किया होगा, यानी जो भी फॉर्म भर के एडमिशन कर लिया उस इंस्टीट्यूशन में, तो वही उनका क्या है? कैपिटल फंड है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे एडमिशन फीस, या तो फिर क्या कर सकते हैं अपन? कैपिटलाइज एडमिशन फीस ऐसा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कैपिटलाइज्ड एडमिशन फीस। तो कितनी है? फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फी आर टू बी कैपिटलाइज है, तो फुल अमाउंट बोले तो कितना है पूरा? 22,000। तो उसको टिक कर लिया आपने, डोनेशन को और कैपिटल क्या बोलते हैं तो एडमिशन फीस को। इसकी टोटल आउटर में दिखाएंगे क्या माधुरी बता? कैपिटलाइज जो भी है दोनों आइटम, उसकी टोटल आउटर में दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। तो बता पंडे साहब, बताओ। आपको तो नहीं जमेगा क्योंकि आपका अभी अभी स्टार्ट हुआ है। तू बोल सिया। नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे बा? क्योंकि जब तक यहाँ पे सरप्लस नहीं आता, ऐड नहीं होता, तब तक नहीं कर सकते। या तो डेफिसिट नहीं जब तक आता, उसमें से माइनस होगा, तब तक अपन बाहर नहीं निकलेंगे। हैं, ध्यान रखना हमेशा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी है? एडजस्टमेंट तो फिनिश हो गई है ना। अब क्या करेंगे? रिसिप्ट पेमेंट पे आएंगे। एक एक बताओ आप रिसिप्ट पेमेंट में। हाँ, तो जहाँ पे टिक है अगर रिसिप्ट पेमेंट में, उसको इग्नोर करो, छोड़ दो उसको, हो गई उसकी एंट्री। और बाकी बचा बताओ आप। रिसिप्ट पूरा कंप्लीट हो गया पक्का? एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन और डोनेशन कंप्लीट हो गया। अभी आप असेट पे बताओ। असेट में भी जो उस पर टिक हुआ है वो फिनिश हो गया अपना। विदाउट टिक वाले आइटम आपको बताना है। बोलो जल्दी जल्दी। स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है,
स्टेशनरी। और आपको और एक चीज़ बताई थी मैंने, ध्यान है क्या? अब एक बार फिर से बता दे, देखो बताओ। आपके रिसिप्ट में जो आइटम होंगे, तो रिसिप्ट में होंगे क्या रहते हैं रिसिप्ट में? एक तो रेवेन्यू इनकम रहेगा, नहीं तो कैपिटलाइज इनकम रहेगा। तो अगर इनकम है रेवेन्यू तो यहाँ पे लिखेंगे, और कैपिटलाइज है तो फिर लायबिलिटी में लिखेंगे। इसका मतलब रिसिप्ट में कौन से आइटम होंगे आपके? इनकम के और लायबिलिटीज़ के, मैक्सिमम आइटम वही होंगे। और उसके बाद पेमेंट में क्या होगा आपका? एक तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होगा या तो कैपिटलाइज नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, जैसा कि स्टेशनरी बोला आपने, है ना, रेवेन्यू है, साल में एक बार या एक से ज़्यादा बार जो एक्सपेंस करते हैं उसको रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस बोलते हैं। और कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर है तो उसको असेट बोलते हैं। असेट कहाँ पे लिखते हैं? बैलेंस शीट के असेट में। फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेस किया तो हमेशा परचेस करते हैं क्या? एक बार परचेस किया अपन ने तो उसकी लिमिट मोर देन 1 ईयर होती है। 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल रह सकता है फर्नीचर, नहीं क्या? उस पर भले डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन साल में एक बार करती है तो रेवेन्यू माना जाता है, यहाँ पे आता है डेप्रिसिएशन। लेकिन फर्नीचर परचेस होता है क्या हमेशा? नहीं। तो क्या करते हैं अपन? असेट में लिखते हैं। अगर सेल किया तो वो कैपिटलाइज इनकम है, लेकिन कैपिटलाइज इनकम यहाँ लायबिलिटी में नहीं लिखते। क्यों लिखते हैं कैपिटलाइज इनकम लायबिलिटी में? लेकिन फर्नीचर सेल किया ना तो फर्नीचर यहाँ से माइनस करते हैं फर्नीचर को। यहाँ पे कैपिटलाइज इनकम यहाँ पे लिखो या तो असेट में से माइनस करके लिखो, दोनों बात एक ही है। क्या बोला, समझे क्या मैं? कैपिटलाइज इनकम बोले तो कहाँ लिखा जाएगा? कैपिटलाइज इनकम लायबिलिटी में लिखा जाएगा। अगर असेट में लिखना है तो उसको माइनस करके लिखते हैं, क्योंकि फर्नीचर सेल यहाँ पे कैसा लिखेंगे? फर्नीचर सेल, फर्नीचर सेल तो इधर लिखना पड़ेगा ना, तो फिर रूल के उल्टा हो गया। तो उल्टा हो गया तो माइनस में भी जा रहा है ना, क्या हो रहा है? माइनस में जा रहा है, समझे? लेकिन डोनेशन कैपिटलाइज है अभी, तो डोनेशन उधर लिखेंगे क्या? नहीं, कैपिटलाइज डोनेशन है तो इधर लिखेंगे, प्लस में ही लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे क्या? माइनस में कब लिखते हैं? अगर कैपिटलाइज इनकम है और यहाँ पे आता है वो, और यहाँ से अगर उधर जा रहा है तो उल्टा जा रहा है तभी माइनस करेंगे, जैसा कि सेल ऑफ फर्नीचर। समझे क्या? तो फिर से एक बार बताता हूँ, रिसिप्ट में क्या रहेगा? एक तो आपका इनकम रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, या तो लायबिलिटी। और यहाँ पे क्या रहेगा? पेमेंट में एक्सपेंडिचर होगा, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, नहीं तो फिर असेट में जाएगा, जैसा फर्नीचर परचेस। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अभी आपको बताना है पेमेंट साइड में एक एक एक्सपेंडिचर। एक बताया आपने शायद स्टेशनरी, अमाउंट बोलो। हाँ, 4000। नेक्स्ट ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट कितना बोलो? 2600। नेक्स्ट न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स कितना? 300। न्यूज़पेपर तो पता है आपको, पीरियोडिकल्स पता है क्या? नहीं, उसको बोलते हैं मासिक, मासिक मैगजीन। मैगजीन देखा है? फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे कि डॉक्टर के इसमें वगैरह जाते हैं अपन, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बुक्स रहते हैं, वो पढ़ते रहते हैं लोग, क्योंकि नंबर लगने में टाइम लगता है ना। तो मंथली निकलते हैं, न्यूज़पेपर डेली निकलता है, लेकिन पीरियोडिकल्स जो है मंथली या वीकली ऐसे निकलते हैं। तो उसमें इंफॉर्मेशन होती है जो भी, तो वो पढ़ते हैं जब अपने को टाइम लगता है। डॉक्टर के पास होते, अब क्या लाइब्रेरी में कॉलेज के होंगे मैगजीन्स, नहीं क्या? उसको बोलते हैं पीरियोडिकल्स। तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, लेकिन बुक्स अगर रहता तो बुक्स अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, यहाँ पे लिखते, क्योंकि बुक्स एक बार परचेस कर लिया तो जब तक पता है अपना सिलेबस चेंज नहीं होता तब तक यूज़ होते रहता है, तो मोर देन 1 ईयर है। तो चलते हैं आगे, न्यूज़पेपर हो गया। नेक्स्ट टेलीफोन एक्सपेंस, बोलो कितना? हाँ, 560। और इन्वेस्टमेंट असेट है, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर माना जाएगा इसको, असेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। बोलो 22,000, 23,000। नेक्स्ट सीक्रेट एडजस्टमेंट होंगी तो बताना, ब्रैकेट में कुछ रहेगा तो। कैश इन हैंड, नेक्स्ट कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, दोनों अमाउंट बोलो। और तो आप वैसा भी लिख सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट आउटर, अपन आउटर में ही लिखेंगे। बोलो एक एक आप। 7,540 पहली कैश इन हैंड, बोलो 13,000 या 30,000? 30,000।
नेक्स्ट, फिनिश। इतना छोटा सा प्रॉब्लम था, चलो कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपन टोटल। टोटल क्या करेंगे रफ में, आपने कर लिया, टैली हो गया, तो बताओ कौन सा टोटल में ज़्यादा है, क्रेडिट का या डेबिट का? कितना है? डेबिट का ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है। डेबिट का ज़्यादा कैसा रहेगा? डेबिट में तो मुझे कम दिख रहा है और क्रेडिट में ही ज़्यादा दिख रहा है। फिर कुछ छोड़ दिया क्या आपने? ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रुको एक मिनट, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ अब? तुझे आपको समझ नहीं रहा, आप बोल रहे कि डेबिट की टोटल ज़्यादा है और ये वाली टोटल कम है। तो देखो यहाँ पे 45,000 और 9,000 कितना हो जाएगा? 54,000 हो जाएगा। कौन सी टोटल? क्रेडिट की, यानी इनकम साइड की। और आप बोल रहे कि ये टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो 1,200, फिर आपने अमाउंट कुछ गलत बताया क्या? देखो 1,400, 4,000, 2,600, 300 और 560, तो इससे तो कम ही होगी ये टोटल। देखो आप ही देखो, यहाँ पे टोटल करता हुआ अभी डीआर की करूँ। यहाँ पे 6 + 2 कितना हो जाएगा? 3 जीरो है, लिख लिए। 6 + 2 कितना होगा? 8। 8 + 3 कितना होगा? 11। 11 + 5 कितना होगा? 11 + 5 16 का 6, कैरी आया 1, लेकिन यहाँ पे 6 था क्या? सॉरी गलत किया। यहाँ पे 60 लिख लेता हूँ पहले, एक एक अंक देखो, 60 लिख लिया। फिर थर्ड वाला 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 का 6, कैरी कितना आएगा? 1। 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 हो जाएगा। अब आप समझ नहीं पा रहे, आप बार बार बोल रहे कि डेबिट की टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट की कम है, डेबिट की ज़्यादा है, क्रेडिट की कम है। कहाँ है डेबिट की ज़्यादा और क्रेडिट की कम? अरे क्रेडिट की ज़्यादा है 54,000, डेबिट की कम है। आप बोलते वक्त अच्छे से समझ के बोलो क्या बोल रहे। तो आपने बार बार, मैं समझा रहा हूँ आपको, आप क्या बार बार बोल रहे कि डेबिट की टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट की कम है? क्या वैसा नहीं है, एकदम टोटली रॉन्ग बोल रहे आप। कौन सी ज़्यादा है? क्रेडिट की और डेबिट की कम। अब पता चल गया पक्का? ठीक है, होते रहता, लेकिन सुधरना भी पड़ेगा ना। हाँ, नहीं तो होते ही रहने रहेगा ऐसा कंटिन्यू, तो ये गलत है। अब माइनस करेंगे 45,340 कितना? 45,340 45,350 नहीं 40 कितना बोले? बोलो 350। अरे यार कर ही लेता हूँ माइनस। देखो यहाँ पे कितना आएगा? 340 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 45,000, 45,340। ठीक है, चलो आगे। तो आंसर में देख लो आया क्या उतना? क्या बोलेंगे उसको? इसको बोलेंगे सरप्लस, क्योंकि एक्सेस ऑफ इनकम है। सरप्लस क्या बोलेंगे उसको? एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। टोटल में दिखाएंगे 54,000, जो भी दो में से ज़्यादा होंगी वो टोटल दोनों साइड दिखाना है आपको। क्या? 54,000, और ये कितना आ रहा डिफरेंस? 45,340। ठीक है, ये वर्क आपका पेंसिल वाला रहेगा, इसको हटाना मत, रहने देना। चलेंगे आगे। क्या करेंगे इसमें? सरप्लस को ऐड, नहीं क्या? ये सारा ऐड हो जाएगा। सरप्लस 45,340, 45,340। ठीक है, आउटर में निकालो टोटल कितनी होगी? 76,340। ठीक है, और दोनों साइड टोटल अगर आपकी
76,340 आती है तो अपना प्रॉब्लम सही है। ठीक है, इसी के साथ प्रॉब्लम अपना कंप्लीट हो गया।